हेलो एंड वेलकम टू अवर वीडियो सीरीज जहां आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 7 के टॉपिक्स को। यूनिट 7 जो आमतौर पर हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो बहुत डाइवर्स होता है, इसको पढ़ने की एक अप्रोच होती है और वो अप्रोच हमको टॉपिक वाइज समझ में आती है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से के एनालिसिस से हमको समझ में आती है। तो आइए आज हम यूनिट 7 के टॉपिक्स को देखते हैं, उनको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करते हैं और फिर उनकी गहराई को समझते हैं कि किस टॉपिक में से कौन सा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको किस लेवल पर डील करना है। जनरली यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं कि यूनिट 7 में जो है ये 10 टॉपिक्स अलग से दिए हुए हैं, ये 10 बुलेट्स दी हुई हैं, जैसे कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्था और उनकी उपलब्धियां वगैरह वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं। आज इस वीडियो में हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो इस सेकेंड वाली बुलेट या सेकेंड वाले पॉइंट पर रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उनकी अचीवमेंट्स, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी। आइए हम शुरुआत इसी से करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस टॉपिक को हम सब यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, सेकेंड वाले को, जहां पर एक तरफ हम पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और दूसरा इसको हम तोड़ सकते हैं सैटेलाइट और स्पेस टेक में। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस में हमें कैसे पता चलेगा कौन से इंस्टीट्यूशंस पढ़ने हैं, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसके लिए हम तीन चीजें अपना सकते हैं। पहला, हम यहां पर मेंस का सिलेबस देखेंगे। दूसरा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करेंगे। तीसरा, करंट अफेयर्स में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेंस का सिलेबस। तो एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस के सिलेबस में जब हम पेपर 3 में यूनिट 7 पर जाते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसरो, आरआर कैट, बीएआरसी, एसटीएससी, डीआरडीओ, एलपीएससी वगैरह वगैरह यहाँ पर दी हुई है। तो पहली चीज हमको ये समझ में आता है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस को प्रिपेयर करना है और इन इंस्टीट्यूशन की बेसिक इंफॉर्मेशन हमको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तब इन इंस्टीट्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी और किसको ज्यादा फोकस करना है, इसका जवाब हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2019 में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा है। ये 2019 में प्रीलिम्स में दो क्वेश्चन आए। सबसे पहला है हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकेडमिक सैटेलाइट। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया कहां से, आपका संस्थानों से, इंस्टीट्यूशन से। दूसरा आ गया आपका उपग्रह मतलब सैटेलाइट से। और 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा है अचीवमेंट से संबंधित, दैट इज राइट द नोट ऑन चंद्रयान मिशन या चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2। ठीक है, तो ये भी आपका अचीवमेंट से आ गया। 2020 में क्या आया, 2020 का भी चेक कर लेते हैं। 2020 में फिर से क्वेश्चन आया है कौन सी संस्था से, इसरो से, जिससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ चुका 19 में। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड था। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्र। तब भी इसका जवाब क्या था, इसरो था। तो फिर से 19 में भी इसरो आया, 20 में भी इसरो आया। तो 21 में क्या इसरो से क्वेश्चन है, 100% है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 2021 के प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें को समझ में आ रहा है कि इसरो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं इसरो को अच्छे से पढ़ूंगा तो साथ ही साथ इसके मैं सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक को कवर कर सकता हूं। तो देखिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लब कर दिया। इनफैक्ट अगर मैं आपको आगे दिखाऊं कि कई और पीएससी के द्वारा कंडक्ट एग्जामिनेशन में भी इसी से क्वेश्चन आए, जैसे स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस में देखिए 2019 से प्रश्न क्या आया, एमी सैट के बारे में आया, मतलब फिर से सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा है। और 2008 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्यभट्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था, कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो ऑब्वियसली इसरो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसको ऐसे ही क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं कि हम इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी को एक साथ पढ़ ले, उसके अलावा जो बाकी अन्य संस्थाएं उनको अलग करके पढ़ ले। और यदि आप मेंस का सिलेबस देखेंगे यहाँ पर दोबारा, तो इनमें जो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस वाले में टॉपिक में जो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप आरआर कैट, डीआरडीओ, टीआईएफआर और बीआरसी को छोड़ दें तो बाकी जो सभी संस्थानें हैं वो इसरो के साथ ही मिलकर काम करती है। मतलब मेजोरिटी आपको क्या तैयार करना है, आईएसआरओ तैयार करना है, इसरो तैयार करना अच्छे से, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके विंग्स भी तैयार कर लेने हैं। तो आपका मेजोरिटी पोर्शन तो इस टॉपिक से वहीं खत्म हो गया है।
ठीक है, तो आइए हम इसी नोट पर चालू करते हैं। सबसे पहले इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? जिसका मेन उद्देश्य है रिसर्च और डेवलपमेंट करना। किसमें? स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट करना। और वहां पर कोई भी यदि सोर्स है या एनर्जी रिसोर्स है तो उसको क्या करना? यूटिलाइज करने की कोशिश करना, प्लस नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करना। इसरो की डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट देखते हैं हम, 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। करेंट चेयरमैन जो है वो 10th नंबर के हैं, जो कि एस सोमनाथ है, जिनके टाइम पर अभी मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसरो की हम हिस्ट्री समझ लेते हैं कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इसका एवोल्यूशन चालू होता है ईयर 1962 से 1962 से, जब सरकार के द्वारा एक कमिटी बनाई जाती है इन कॉस्पार नाम की। इन कॉस्पार एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमिटी। इंडियन नेशनल, सीओ से हो जाएगा कमिटी, एसपीए से हो जाएगा फॉर स्पेस रिसर्च, आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ये कमिटी ने रिकमेंडेशन की कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, और उसी के तहत 1969 में इसरो का गठन किया गया। उसके बाद 1972 का ईयर आता है। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया जाता है अलग से, और उसी वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत किसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, इसरो को इंक्लूड किया जाता है। यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर बना है पूरा इसरो का। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जैसा भी अपन ने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली अंडर किसके होता है? प्राइम मिनिस्टर के। और स्पेस कमीशन जो है इसको एडवाइस करता है और इसको कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। इसी के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आईएसआरओ यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जैसे VSSC, LPSC, STSC, URSC, SSC वगैरह वगैरह। ये सारी हमारी मेंस के सिलेबस में ऑलरेडी दी हुई हैं। तो इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये काम कैसे करते हैं? आइए इनकी फंक्शनिंग और इनके काम को जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत इजी मैनर में समझेंगे और बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, और कभी भी आपको इनके फंक्शंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस सेक्टर को हार्नेस करने के लिए, उसको समझने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम सैटेलाइट्स भेजते हैं। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट में हम अलग अलग डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे पोलरीमीटर लगाते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर लगाते हैं, कैमरास लगाते हैं। ये कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हम तक पहुंचाते हैं। ये सैटेलाइट्स जो होते हैं इनको डेवलप किया जाता है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया जाता है URSC संस्था के द्वारा, दैट इज UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब अलग अलग सैटेलाइट की अलग अलग डिमांड होती है, तो उस अनुसार कौन से सैटेलाइट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा। जैसे मंगलयान पर जो गया होगा, मंगलयान या मंगल ग्रह पर जो गया है मंगलयान, उसमें जो डिवाइसेस लगेंगे वो अलग होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ जो मिशन चंद्रयान में सैटेलाइट गया होगा। तो उसके लिए रिसर्च करना जरूरी है, तो इसकी रिसर्च की जाती है SAC, दैट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने रिसर्च कर ली, URSC को बता दी, और URSC उस हिसाब से क्या करेगा? सैटेलाइट्स को डिजाइन करेगा। अब इन सैटेलाइट्स पे क्या क्या लगे रहते हैं? इन पर हमारे अलग अलग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लगे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं, और इंफॉर्मेशन हमें अर्थ तक और अर्थ के ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं उनमें बड़े बड़े एंटीनास का क्या रहता है? नेटवर्क रहता है, जिसको हम कहते हैं IDSN और इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी सिग्नल्स आते हैं ट्रांसपोंडर्स के द्वारा, इनको रिसीव करते हैं, और इनको इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर IISDC में जाके सेव कर लिया जाता है। तो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? जहां पर वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस्ड होती है या रॉ होती है, उसको सेव किया जाता है। तो IDSN और ISSDC साथ में मिलकर काम करते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है इसको अंतरिक्ष में भेजना है, उसके टारगेट पे भेजना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम लॉन्च व्हीकल्स बनाते हैं, जिनको हम प्रक्षेपण यान भी कहते हैं।
इन लॉन्च व्हीकल में ही इस सैटेलाइट को रख दिया जाता है और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाते हैं या अपने डिजायर्ड जो भी इनका टारगेट रहता है वहां पर जाते हैं। अब ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं जैसे कि पीएसएलवी आपने सुना होगा, जीएसएलवी वगैरह सुना होगा, इनको डेवलप करती है एक अलग संस्था, दैट इज वीएसएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन सैटेलाइट्स को डेवलप कर इन लॉन्चिंग व्हीकल्स को डेवलप करती है। इन लॉन्चिंग व्हीकल्स में भी फ्यूल और इंजन को बनाया जाता है कि कौन सा फ्यूल यूज करेंगे जो कि अच्छा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। तो इनमें कौन सा फ्यूल होगा, प्लस इससे संबंधित इंजन को डेवलप करना, इसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज लिक्विड प्रपल्शन स्पेस सेंटर, एलपीएससी, जो कि क्या करती है, फ्यूल और इंजन को डेवलप करती है। ये दोनों मिलके क्या करेंगी, यहां पर ये दोनों मिलके हमारे जो प्रक्षेपण यान है, जो कि लॉन्चिंग व्हीकल है, उसको डेवलप करेंगे। अब लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप हो गया, अब उसको लॉन्च करने की साइट पर ले जाते हैं और हमारे यहाँ जो लॉन्च करने की साइट है दैट इज SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और यहां से फिर क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। लॉन्च करने के बाद पूरा जो हमारा यहाँ पे जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है प्लस सैटेलाइट जो होता है उसको ट्रैक किया जाता है। उसको जो ट्रैक करने वाली जो संस्थान है दैट इज ISTRAC, ISTRAC, जिसका फुल फॉर्म है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में है। ये क्या करती है, पूरी तरीके से इसको ट्रैक करती है। उसके अलावा अगर हमने सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के लिए भेजा है, मतलब स्टडी के लिए भेजा है, अर्थ की स्टडी के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए भेजा है, तो उसके लिए NRSC काम करती है। और यदि कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, तो उसके लिए मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी काम करती है। मास्टर कंट्रोल जो फैसिलिटी है उसका एक हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल में मध्य प्रदेश में भी स्थित है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से ये सारी संस्थानें मिलकर काम करती है। अब ऑब्वियसली इसरो जो है वो दुनिया की सबसे सस्ती ऑर्गेनाइजेशंस में से है, सस्ती इन द सेंस कि कम दाम में सबसे एफिशिएंटली काम करती है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में स्पेशली स्पेस ग्लोबल मार्केट में इसरो का नाम बहुत ज्यादा चलता है। और अलग अलग देश के जो है वो सैटेलाइट्स हमारे पास आते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उनके ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं एक है एंट्रिक्स, ये लिखा है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये दिस इज बेसिकली द कमर्शियल विंग ऑफ इसरो। और ये बेसिकली क्या करती है, फॉरेन मार्केट में डील करती है कि जो भी फॉरेन मार्केट है, कि कोई आ रहा है बेल्जियम से, स्विट्जरलैंड से कि सैटेलाइट लॉन्च कर दो, उनसे डील करती है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स जो है इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ प्राइवेट कंपनी, पर 2008 में इसको मिनी रत्न का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को डेवलप किया गया है और इसको 2019 में स्टैब्लिश कर इसको CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है, जो कि बेसिकली कौन से मार्केट को, जो हमारा लोकल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट की नीड्स को केटर करता है। उसके अलावा जो सबसे रिसेंटली बनाया गया है वो है इन स्पेस को स्टैब्लिश जून 2022 में किया गया है, अहमदाबाद में इसको स्टैब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब फैक्ट्स है हमारे लिए। और ये नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज जो भी हैं, NGPEs है, उनको मॉनिटर करती है, उनको सुपरवाइज करती है और उनसे संबंधित स्पेस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है। इनके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है पवन गोयनका। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे फैक्ट्स हो गए। होपफुली मुझे लगता है कि अब आपको इस डायग्राम के बाद तो सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ यू आर वेरी वेरी क्लियर तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चालू करते हैं क्या, एक एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैक्ट्स देखते हैं और इसको जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, VSSC, जो कि अब हम समझ चुके हैं क्या करती है, जो हमारी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनको डेवलप करती है। तो इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1965 में, और इसको रीनेम किया गया है 1971 में। रीनेम मतलब ऑब्वियसली इसका कुछ पुराना नाम होगा। जी हाँ, उसका पुराना नाम ये लिखा है TERLS, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको 1962 में स्टैब्लिश किया गया था।
बाद में 65 में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हुआ और 71 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो अचीवमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली नंबर 1, इसने 2 स्टेज नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। साउंडिंग रॉकेट बेसिकली हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर में क्या पैरामीटर्स है, क्या डिटेल्स है, उनको कैप्चर करके हमें प्रोवाइड करता है डेटा। RH-75 जो है ये हमारा खुद का पहला डिजाइंड रॉकेट था, वो भी इसी ने बनाया था। उसके अलावा SLV, ASLV, PSLV, GSLV, JSLV MK3 जिसका दूसरा नाम LVM3 भी है, उसको भी किसने डेवलप किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर है। अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, SDSC दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, और हमको पता है ये क्या है? हमारी लॉन्चिंग साइट है। इसकी डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट देखिए 1969 में इसका पुराना नाम SHAR था और इसका 2002 में नाम चेंज करके SDSC कर दिया गया है। ठीक है, इसको डेवलप किया था विक्रम साराभाई ने 1969 में और ये कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक के पास। ठीक है, इसे करंट डायरेक्टर है A राजा राजन। और सिर्फ यही नहीं, अब तो हमारे यहाँ सेकेंड लॉन्चिंग साइट भी डेवलप हो रही है जो कि कुलशेखरपट्टनम जो कि थुत्तुकोडी तमिलनाडु में मौजूद है। इसको सेकेंड लॉन्चिंग साइट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका मेन काम क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट करना है ना, किसको? सैटेलाइट्स को और सारी मौजूदा टेक्नोलॉजीज को। इसको 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है और इसका पुराना नाम क्या है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ सेंटर, ESCES इसका पुराना नाम है। अगला आता है LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि हमको मालूम है क्या करेगा कि किस प्रकार का ईंधन कहां पर लगाएगा, कौन से स्टेज रॉकेट होगा, कौन सा इंजन होगा, इसको डेवलप करता है। इसको स्टैब्लिश 1985 में एज एन LPSC उसका पुराना नाम था और 1987 में इसका नाम चेंज करके LPSC कर दिया गया। इसका मुख्यालय महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा है और उसमें विकास इंजन को यूज किया गया है। ये विकास इंजन इसरो का इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो ये याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछता है कि विकास इंजन किससे संबंधित है, तो ये PSLV और GSLV दोनों में यूज किया जा रहा है और इट इज डेवलप्ड बाय LPSC। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं हम। NRSC 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में है। अब जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, उन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करना, उनसे डेटा लेना, डेटा का एनालिसिस करना, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सभी चीजें कौन करता है? NRSC करता है ना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को कंप्लीटली कौन करता है? गवर्न और कंट्रोल NRSC करता है। ठीक है, इसके भी फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अब NRSC के द्वारा दो चीजें बहुत अच्छी डेवलप्ड है, दैट इज सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो भूनिधि और भुवन। भुवन जो है ये बिल्कुल गूगल अर्थ जैसा है कि जिस प्रकार से गूगल अर्थ में आप जाके लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, उसी प्रकार से भुवन जो है वो ऐप है जो कि डेवलप किया गया है NRSC के द्वारा और इसरो के साथ मिलकर किया गया है। भूनिधि में जो भी आपकी जमीन है, जो भी जमीन का खसरा नंबर है या जैसी भी जमीन आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल्स पूरी मार्किंग के साथ अवेलेबल है भूनिधि में, जो कि ऑब्वियसली कैसी है? वेब बेस्ड पोर्टल है ये भी। ठीक है, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 21 अप्रैल 1966 में और इसका हेडक्वार्टर्स है देहरादून, उत्तराखंड। इसको NRSC से मत कंफ्यूज होइएगा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, मतलब ये यूनिवर्सिटी है जो कि MTech के कोर्सेज चलाती है। ठीक है, इसके द्वारा भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा है कि इसरो में जो जियो कुंभ लॉन्च हुआ था, जो कि जियो कुंभ किस लिए था कि जब कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, तो उसकी इमेजेस को, जो सैटेलाइट इमेजेस थी, उनको विजुअलाइज करना और मैप करना प्लस हेल्प एड करना, वहां पर जो भी प्रशासन काम कर रहा था।
तो ये थी हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस और उससे संबंधित फैक्ट्स। आइए अब हम बात करते हैं इसरो की अचीवमेंट्स को। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है जिसमें इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर मार्क करके रखा है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे 19/4/1975 1975 में हमने पहला हमारा सैटेलाइट आर्यभट्ट सेंड किया था। हालांकि हमने ये सोवियत संघ यूएसएसआर की मदद से हमने इसको लॉन्च किया था। 1980 में RS-1 SLV-3 के द्वारा हमारा खुद का सैटेलाइट हमने अपने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल SLV दैट इज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 के द्वारा भेजा था 1980 में। सेम यही सैटेलाइट रोहिणी सीरीज का RS-D1 हमने 1981 में भी सेंड किया था। 1994 15 अक्टूबर को पहला इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट P2 हमने PSLV-D2 के द्वारा भेजा था। PSLV के द्वारा ये हमारा वन ऑफ द फर्स्ट मिशन था। 2011 में मेगाट्रॉपिक जो था उसको भेजा था 12 अक्टूबर 2011 को, जिसके हम क्लाइमेट चेंजेस को स्टडी कर रहे थे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स में है, क्योंकि इसको डीकमीशन कर दिया गया है और अभी ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर गया है, इसीलिए करंट अफेयर्स में है 2023 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेगाट्रॉपिक। ठीक है, आगे आता है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 और 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन या MOM मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। आइए इनमें इंपॉर्टेंट मिशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा की तरफ, चांद की तरफ लॉन्च किया गया था और ये लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। और जिस पॉइंट पर ये लैंड किया था दैट इज साउथ पोल ऑफ द मून, उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। इसके जो लॉन्चिंग व्हीकल थी वो था LVM-3M4, जो कि हमारा 5th जनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल है। चंद्रयान 3 के बेसिकली जो सैटेलाइट था उसके दो पार्ट्स थे, जिसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि ऑर्बिट करके लैंड किया था शिव शक्ति पॉइंट पे, और उसमें से निकला रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, और उसने जाके पूरी चीजें टेस्ट करी। लैंडर जो था वो लैंगवीर प्रोब था, जिसमें चास्टे नाम के इंस्ट्रूमेंट फिट थे, और ये साउथ पोल पे जाके लैंड किया था। और जो प्रज्ञान था उसमें ये दो मेन जो थे इंस्ट्रूमेंट्स थे, स्पेक्ट्रोमीटर थे। एक APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था और LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है और चंद्रयान 3 से पहले भी हमारे यहाँ दो चंद्रयान मिशन रह चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट्स को हम देख लेते हैं। जैसे चंद्रयान 1 जो था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा, और चंद्रयान 2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये जो था ये साराभाई क्रेटर की इमेजेस लेने गया था मून की। चंद्रयान 1 में जो सेम मेन डिस्कवरीज की थी वो उसने पानी के बारे में बताया था, वाटर वेपर के बारे में बताया था, वही साउथ पोल पर। उसके अलावा जो ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस थी उसको इसने प्रूव कर दिया था कि वो सही है। उसके अलावा एक्सरे सिग्नल भी डिटेक्ट किए थे। चंद्रयान 2 ने आर्गॉन गैस डिटेक्ट करी थी और जिस पॉइंट पर लैंडर जाके गिरा था उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पर गया दैट इज तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पर जाके लैंड किया उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट इज रिलेटेड टू चंद्रयान 3 और तिरंगा पॉइंट इज रिलेटेड टू चंद्रयान 2। अगला चलते हैं हमारा सबसे लेटेस्ट मिशन आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। और जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो है PSLV C57, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सूरज का कोरोना है या जो क्रोमोस्फियर जो आउटर लेयर है उसको स्टडी करना है। बेसिकली हमारे कई क्लाइमेटिक और वेदर फिनोमेना इंक्लूडिंग एल नीनो और ला नीना भी ये सोलार फ्लेयर्स जो कि डेवलप होती है कोरोना में उसकी वजह से प्रभावित रहते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हमने आदित्य मिशन को भेजा है। इट इज ओनली सिमिलर लाइंस ऑफ सोलार पार्कर मिशन, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है यहाँ पर, ये, और यहाँ पर सन है, और अर्थ और सन के बीच में ये L1 पॉइंट है जिसके नाम पर ये आदित्य L1 आता है।
L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजे पॉइंट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है L स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजे पॉइंट। और ये जो लैग्रेंजे पॉइंट है इनको हेलो ऑर्बिट्स कहते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस होती हैं। तो टोटल ऐसे 5 लैग्रेंजे पॉइंट और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक अर्थ और सन के बीच में है L1, एक अर्थ के पीछे है L2 और इस L2 पर जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। L3 है सूरज के पीछे तरफ, L4 और L5 ये दोनों इस साइड है। L4 और L5 सबसे स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू L1, L2, L3। तो ये L1 दैट इज लैग्रेंजे पॉइंट पर इसको रखना है, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। वैसे आदित्य का मतलब होता है सूरज, सूर्य। ठीक है, अगला हम चलते हैं हमारे मंगलयान मिशन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, डेट्स इसकी पहले भी पूछा जा चुकी है। ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को और 24 सितंबर 2014 को ये क्या करने लग गया था, एक्टिवेट हो गया था और मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना इसने चालू कर दी थी। 450 करोड़, मात्र 450 करोड़ रुपए का मिशन था जिसमें 5 पेलोड्स थे। इसको किसने डेवलप किया था, यूआरएससी ने डेवलप किया था, जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस मिशन को, मंगलयान मिशन इतना सक्सेसफुल था कि इसको स्पेस पायनियर अवार्ड 2015 से भी सम्मानित किया गया था। इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया गया था वो PSLV C-25 किया गया था और ये इसने इंडिया को फर्स्ट एशियन कंट्री बना दिया और 4th इन द वर्ल्ड बना दिया टू रीच मार्स और मंगल। इसकी मेन उपलब्धि क्या थी, अचीवमेंट क्या थी कि इसने एर्गॉन 4 एटम्स को डिस्कवर किया था और इसने मार्स के एक मून डीमोस की बड़ी नजदीकी से फोटोग्राफ ली थी। ये है हमारे फैक्ट्स मंगलयान के। अगला हम देखते हैं इसरो का नेत्र प्रोजेक्ट। नेत्र प्रोजेक्ट किस चीज से डील करता है, नेत्र प्रोजेक्ट ऑर्बिटल डेब्रिस ट्रैकिंग से डील करता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास बहुत सारे सैटेलाइट्स और कई सैटेलाइट्स और चीजें खराब हो चुकी हैं, तो आज भी वो उस ऑर्बिट में फ्लोट कर रही हैं। ये जो डेब्री है ये बेसिकली स्पेस जंक कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पेस जंक या हमारे अंतरिक्ष कचरा। इसके कारण से क्या होता है, बहुत चांसेस होती है कि हमारे जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं वो कहीं ना स्पेस जंक से ना टकरा जाए और उसका नुकसान का खतरा रहता है। इस समस्या को कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। इस समस्या को कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। तो ऐसे जो स्पेस जंक है उनको ट्रैक करने के लिए इसरो के द्वारा नेत्र प्रोजेक्ट चलाया गया है। अगला है निसार। निसार जो है वो नासा और इसरो का कंबाइन प्रोजेक्ट है और उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया है। ये जो रेडार है ये सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है, ये अंतरिक्ष में है और ये लगातार क्या करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन देता रहता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से हमें लगातार कंटिन्यूसली इमेजरी देता रहता है। अगला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विक्रम एस। विक्रम एस जो है वो इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है। ठीक है, इंडिया का पहला, इट इज द फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट जो कि एक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि बैंगलोर का एक स्टार्टअप है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें जो इंजन यूज किया गया है उसका नाम कलाम 80 रखा गया है और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चूंकि ये हमारा पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है इसलिए इसके मिशन को नाम मिशन प्रारंभ भी दिया गया है। तो अगर आपसे पूछता है मिशन प्रारंभ किससे रिलेटेड है, तो इंडिया के पहले प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट से लिंक्ड है। ठीक है, अगला चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट है, दैट इज मिशन गगनयान। मिशन गगनयान, इसमें पहली बार इसरो के द्वारा क्रूइड मेंबर, क्रू को भेजा जा रहा है कहां पर, स्पेस में। इसमें एक मैन्ड मिशन होंगे और 2 अनमैन्ड मिशन होंगे और उनको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। जो 2 अनमैन्ड मिशन होंगे उसमें सबसे पहला अनक्रूड होगा, मतलब जहां पर क्रू को नहीं रखा जाएगा, सिर्फ स्पेस क्राफ्ट जाएगा, और दूसरे में व्योमित्रा जाएगा। यही व्योमित्रा है जिसका क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है प्रीलिम्स में। व्योमित्रा को भेजेंगे जो कि पूरी अंडरस्टैंडिंग लेगा एनवायरमेंट की और बताएगा कि क्या फिजिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद फाइनली एक क्रूड मिशन होगा और उसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल जाएगी जिसके 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें क्रू होगा और सर्विसेज होंगी। तो गगनयान जो है हमारा अपकमिंग मिशन है इसरो का, जो कि प्रोबेबली 2023 या 2024 तक में हमको देखने को मिलेगा। इसमें रीयूजेबल टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है और अन्य टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, जिसको हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, जहां पर हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी और
लॉन्चिंग व्हीकल्स को डिटेल में देखते हैं, और बाकी के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।